प्यारे बच्चों, आज हम 10+2 क्लास का जो मेन टॉपिक हमने पिछले लाइव सेशन में हमने पढ़ा था, एवरेज पावर कंज्यूम्ड इन एसी सर्किट, उसी को आज आगे बढ़ाएंगे। आज हम देखेंगे एवरेज पावर कंजम्पशन इन LCR सीरीज सर्किट। यानी ये देखिए, एवरेज पावर और कैपेसिटर, ये तीनों अगर एक साथ किसी सर्किट में हो तो कितनी पावर कंज्यूम होती है उसका हम फार्मूला निकालेंगे। ये देखिए, और एक एक्सप्रेशन जो था पावर की डेफिनेशन देते समय मैंने बताया था कि इंस्टेंटेनियस पावर इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ the instantaneous value of alternating EMF and alternating current, like this, E into I. Average power of an AC circuit is defined as the instantaneous power taking average for the complete cycle of the AC, like this. ये एनर्जी हो गई। पावर को जब हम टाइम से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो एनर्जी, और उसको टोटल टाइम से अगर हम डिवाइड कर दें, जैसे 1/t या t नीचे डिवाइड, दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ एवरेज पावर इन LCR सीरीज सर्किट। डियर स्टूडेंट्स, ये देखिए कि दिस ट्रू पावर, ये जो है जिसे हम एवरेज पावर कह रहे हैं, इसे हम ट्रू पावर के नाम से भी जानते हैं। अब ये देखिए, पिछले केसेस में हमने एसी सर्किट कंटेनिंग प्योर रेजिस्टेंस या फिर एसी सर्किट कंटेनिंग प्योर इंडक्टर या फिर एसी सर्किट कंटेनिंग प्योर कैपेसिटर का केस किया था। और उसके बाद ये देखिए, आज हम बात कर रहे हैं LCR सीरीज सर्किट। तो यहाँ पर हम लेके चलेंगे कि E और I क्या थी, द इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ। ये पिछले वीडियो में हमने बताया था आपको, पूरा जब हमने LCR सर्किट डिस्कस किया था, I लेके चले थे और E की वैल्यू निकाली थी, तो क्या थी, द इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग EMF and current, इलेक्ट्रिक करंट इज गिवन बाय। पूरे वीडियो को आप ध्यान से देखिएगा, आपके काफ़ी कॉन्सेप्ट जो हैं एवरेज पावर इन LCR सर्किट के वो पूरे हो जाएंगे। या हम एवरेज पावर की डेफिनेशन के बाद डिस्कस करेंगे कि पावर फैक्टर क्या होता है, और फिर हम देखेंगे RL सर्किट में पावर फैक्टर या फिर एवरेज पावर कंजम्पशन कितनी होती है, RC सर्किट में कितनी होती है, वो तमाम चीज़ें इसमें हम स्टडी करेंगे। और वाटलेस करंट के बारे में भी आपको आइडिया लगेगा, और लास्ट में हम इसमें स्टडी करेंगे कुछ न्यूमेरिकल्स। तो यहाँ से देखिए, इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग EMF एंड करंट इन केस ऑफ LCR सर्किट क्या लेके चलेंगे, E इज इक्वल टू E0 साइन ओमेगा t प्लस फाई। ये EMF की वैल्यू आई थी जब हम, और I क्या लेके चले थे इलेक्ट्रिक करंट के बारे में, I0 sin omega t, where E0 and I0 are the peak value of alternating current and alternating EMF. Now, or phi is the phase difference between the current and EMF, and this phase difference is given by this formula. You know that tangent phi is equal to omega L minus 1 और omega C डिवाइडेड बाई R। ये इक्वेशंस, ये सॉल्यूशंस आप लोग यहाँ कर सकते हैं। उसके बाद ये देखिए, ये हमारे पास मास्टर फार्मूला है, यही हमने प्योर इंडक्टर, प्योर कैपेसिटर या प्योर रेजिस्टेंस के केस में भी किया था। अब हमारे पास ये जो E और I हैं, ये वैल्यूज यहाँ रख करके आप सिंप्लीफाई कर दीजिए। तो यूजिंग दीज इक्वेशन, आप इनको इक्वेशन नंबर 2 हम लोग कह सकते हैं। पुट द वैल्यू ऑफ
alternating EMF and alternating current from equation 2 in equation 1 we write here, ये देखिए P average is equal to 1 by T, आप देख सकते हैं 0 to T, what is the value of E? E जो है वो भी हम रख रहे हैं E नोट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव I नोट साइन ओमेगा टी इंटू डी टी। ई और आई यहाँ से उठा करके हमने यहाँ रखा है। अब इसमें से जो चीज़ आपको कॉमन नज़र आ रही है, ई नोट क्योंकि कांस्टेंट है इसको हम बाहर ले लेते हैं, आई नोट है ये भी पीक वैल्यू है कांस्टेंट है इसको भी हमने बाहर लिया है, और फिर हम इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं 0 to t। नोटबुक्स में आप लिखते चले जाएं, बहुत आसानी से समझते हुए आपको बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। इसके लिए आगे कुछ और आपको स्टडी नहीं करना पड़ेगा कि ये होता क्या है, कंडीशन यही है कि आप साथ साथ इसको पढ़ते चलें। ये देखिए जो बच गया है मैं वो लिख रहा हूँ साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, और यहाँ पर देखिए साइन ओमेगा टी इंटू डी टी। अब इसको सोल्व करने के लिए क्योंकि हमें इंटीग्रेट करना पड़ेगा तो हम इसको 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर देते हैं। ये देखिए बेटे, और यही चीज़ अब देखिए ई नोट आई नोट डिवाइडेड बाई 2t, और जो चीज़ यहाँ बचती है यहाँ एक फार्मूला हम लगाएंगे 2 साइन ए साइन बी, ये a है ये b है, तो ये जो फार्मूला हमारे पास बनेगा ये वाला फार्मूला लगा दीजिए आप, 2 साइन ए साइन बी क्या होता है बेटे, ये होता है कोश ए माइनस बी माइनस कोश ए प्लस बी, ये वाला फार्मूला आप यहाँ लगाएंगे। तो चलिए देखते हैं क्या होता है यहाँ पर, इसको हम बाहर लेते हैं, इंटीग्रेशन 0 to t 2 साइन ए साइन बी में ये कोस ए माइनस बी, ए ये है बी ये है, तो फिर क्या होगा कोस ए ओमेगा टी प्लस 5 में से ओमेगा टी सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या बच जाए सिर्फ 5 और माइनस साइन आएगा। चलिए हम इस ब्रैकेट को खोल ही देते हैं, दोबारा लिख देते हैं 0 to t कोस ए प्लस बी, अब इन दोनों को जोड़ दीजिए कोस 2 ओमेगा टी प्लस 5 इंटू डी टी। ये देखिए ये फार्मूला अब यहाँ आ गया है। अब इसको आप इंटीग्रेट कर दीजिए, चलिए देखते हैं ई नोट इंटू आई नोट डिवाइडेड बाई 2t कोस 5, क्योंकि बाहर हम ले रहे हैं इसको इंटीग्रेशन के साइन से बाहर, और अंदर रह गया t, तो t को जब अपर लिमिट्स और लोअर लिमिट रख करके t माइनस 0 करेंगे तो सिर्फ कितना रह जाएगा t माइनस, यहाँ इसको भी आप इंटीग्रेट करेंगे तो कोस थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है साइन ओमेगा टी, हम लिख देते हैं साइन 2 ओमेगा टी प्लस 5 ये हो गया, और डिवाइडेड बाई 2 ओमेगा, और लिमिट्स जो हैं वो अब आप इसमें रख देंगे, जो लिमिट्स हैं वो अब आप रख दीजिए 0 to t, और साथ में आपने ब्रैकेट को हमने बंद किया। ये चीज़ आप देख सकते हैं। अब आगे देखिए, कोई बात नहीं, नेक्स्ट स्टेप बाय स्टेप हम लोग चल रहे हैं। ई नोट बाई 2t, यहाँ से देखिए कोस, आप खुद देखिए कोस 5 इंटू टी माइनस, यहाँ पर अब हम जब लिमिट्स रखेंगे, मैंने पहले भी बताया था आपको कि ये जो ओमेगा है ये क्या होता है, ओमेगा की वैल्यू 2 पाई बाई टी होती है, तो जहाँ यहाँ ओमेगा दिखाई दे रहा है एंगुलर फ्रीक्वेंसी, उसके स्थान पर 2 पाई बाई टी लिख रहे हैं, तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, ये देखिए मैं 1 और 2 ओमेगा को तो बाहर ले लेते हैं इस ब्रैकेट से, थोड़ा सिंप्लीफाई कीजिए आप अपने आप अपनी नोटबुक में, ताकि जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर, क्योंकि जो मैथमेटिकल स्टेप्स होते हैं वो लिखने से आते हैं, खुद करने से आते हैं, तो आप साथ साथ लिखते ज़रूर जाइए। ये देखिए यहाँ पर अब मैं लिख रहा हूँ साइन 4 पाई बाई टी, भाई ओमेगा के स्थान पर हमने क्या लिख दिया 2 पाई बाई टी, और 2 यहाँ पहले से है तो 4 पाई बाई टी, और इस टी के स्थान पर अपर लिमिट रख दिया t प्लस 5 यहाँ है ही, ये देखिए, और फिर माइनस साइन, चलिए हमने माइनस साइन लगा दिया, और इस t के स्थान पर अपर लोअर लिमिट जो 0 है वो रखेंगे, तो देखिए क्या हो जाएगा साइन 5 रह गया है, और इस तरीके से हमने इस ब्रैकेट को बंद कर दिया है। ये देखिए t से t यहाँ कैंसिल हो गया,
और यहाँ क्या बच गया अब साइन 4 पाई प्लस पाई। चलिए लिख देते हैं इसको भी, ई नोट आई नोट डिवाइडेड बाई 2t, ये देखिए बेटे, और कोस फाई इंटू टी, ये चीज़ हमने लिख दी है, -1 और 2 ओमेगा, और यहाँ से ये देखिए साइन 4 पाई। यहाँ एक चीज़ देखने की, यहाँ क्या बचा है 4 पाई प्लस पाई, और साइन 4 पाई प्लस पाई क्या होता है, साइन फाई ही होता है। क्यों, साइन 0 प्लस फाई, साइन 360 यानी कि 2 पाई प्लस फाई, 4 पाई प्लस फाई वो वही होगा, तो साइन फाई, और यहाँ माइनस साइन फाई भी है। ये देखिए बेटे, तो मैंने ब्रैकेट बंद कर दिया, ये देखिए। अब आप देख सकते हैं यहाँ से साइन फाई माइनस साइन फाई, तो ये टर्म क्या हो जाएगी, ये तो 0 हो जाएगी, और जो चीज़ हमारे पास बचती है वो लिख दीजिए। मैं यहाँ पर इन जो वैल्यूज़ हैं हमारी वो लिख देता हूँ यहाँ पर, आप खुद देखिए कि जो हमारी एवरेज वैल्यू है वो आ जाएगी, पी एवरेज यहाँ पर ई नोट डिवाइडेड बाई 2t, आप खुद देखिए, ई नोट आई नोट डिवाइडेड बाई 2t, और फिर क्या लिखा हुआ है कोस फाई इंटू टी, वो भी लिख दिया हमने, कोस फाई इंटू टी। और यहाँ ये जो कंसेप्ट है साइन फाई माइनस साइन फाई, ये तो 0 हो गया है, तो इसलिए इसमें तो हमें कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है, ये फैक्टर 0 हो गया है, तो ये बच गया है। और यहाँ से भी अब आप देखिए t से t कैंसिल कर दीजिए, जो चीज़ बचती है वो लिख दीजिए, p एवरेज इज इक्वल टू ई नोट आई नोट डिवाइड बाई 2 इंटू कोस फाई। अब ये जो 2 है इसको हम √2 2 बार लिख लेते हैं, क्यों लिख रहे हैं वो अब आपको पता ही चल जाएगा। ई नोट डिवाइड बाई √2, आई नोट डिवाइडेड बाई 2 और कोस फाई, इस तरीके से। और आप जानते हैं ई नोट डिवाइडेड बाई 2 क्या होता है, वर्चुअल वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग ईएमएफ, और ये क्या है, वर्चुअल या इफेक्टिव वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। और फिर हम इसको लिख देते हैं। चलिए देखते हैं अब आगे, ये हमारे जो आप लिखते जाइए, नोट्स अपने खुद के बनाइए, और अगर आपको नोट्स बनाने में कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो इनके रिटन, मेरे खुद के ये जो आप लिख रहे हैं वो हैंड रिटन भी नोट्स जो हैं वो भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या उसमें हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। लेकिन अच्छी बात ये रहेगी कि अगर आप नोट्स अपने खुद बनाएं, उससे कॉन्फिडेंस जनरेट होता है। तो चलिए देख रहे हैं हम क्या लिख रहे हैं, एवरेज पावर इज इक्वल टू, देखिए इसके स्थान पर मैं क्या लिख रहा हूं, वर्चुअल वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग ई, और इसके स्थान पर आई वी, और फिर क्या बचा हुआ है हमारे पास, कोस फाई। तो प्यारे बच्चों ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट हमारे पास आ गया है, इसको मैं इक्वेशन नंबर 3 कह देता हूं। दिस इक्वेशन गिव्स दी एवरेज पावर इन केस ऑफ LCR सीरीज सर्किट। अगर पेपर में क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि फाइंड द एक्सप्रेशन ऑफ एवरेज पावर इन LCR सीरीज सर्किट, तो फिर आपको यहाँ से जो अभी तक मैंने लिखा है ये लिखेंगे। यहाँ पर ये जो आप देख रहे हैं एवरेज पावर का सिंबल, इसे हम ट्रू पावर के नाम से भी जानते हैं। ट्रू पावर मैंने पहले भी बताया था आपको। और ये जो प्रोडक्ट देख रहे हो EV इंटू IV, ये भी तो पावर है, ये वर्चुअल वैल्यूज ऑफ अल्टरनेटिंग ईएमएफ एंड अल्टरनेटिंग करंट है, और इस प्रोडक्ट को हम कहते हैं वर्चुअल पावर। वर्चुअल पावर एक नई चीज, इंटरेस्टिंग चीज आपको यहां दिखाई दे रही है, पावर फैक्टर। ये कोस फाई जो है ये पावर फैक्टर कहलाता है। पावर फैक्टर किसी भी इस सीरीज सर्किट के लिए, AC सर्किट के लिए आपको पावर फैक्टर का पता होना चाहिए, LCR सीरीज, ये सारी चीज। अगर अलग से कोई बात पूछता है भाई डिफाइन पावर फैक्टर, तो आपको क्या लिखेंगे, आप क्या लिखेंगे? पावर फैक्टर में आपको ध्यान रखना है कि ये जो कोस फाई है ये है पावर फैक्टर। तो ये किसके बराबर हो जाएगा पावर फैक्टर? ये देखिए ट्रू पावर के नीचे वर्चुअल पावर चली जाएगी, हम कहेंगे ये देखिए ट्रू पावर, ये ट्रू पावर है डिवाइडेड बाय वर्चुअल पावर।
ये वर्चुअल पावर हो गया बेटे। तो प्यारे बच्चों, अगर बात ये है कि व्हाट इज पावर फैक्टर ऑफ एसी सर्किट, तो आप ये लिखेंगे कि पावर फैक्टर इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ ट्रू पावर एंड वर्चुअल पावर, यानी कि इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ ट्रू पावर and virtual power of AC circuits. It is denoted here. ये क्या है, ये आप समझ सकते हैं कि ये हमारा cos phi वाला फैक्टर है। अब हम स्पेशल केसेस करेंगे कि क्या तो फेस रिलेशनशिप अगर हमें पता हो, फाई की वैल्यू पता हो डिफरेंट सर्किट्स में, चाहे वो प्योर रेजिस्टेंस हो, प्योर इंडक्टर हो या प्योर कैपेसिटर या फिर आरएल सर्किट, आरसी सर्किट, तमाम केसेस में पावर फैक्टर्स क्या क्या होते हैं वो हमें पता होना चाहिए। अगर वो हमें पता चल जाए तो फिर हम देखिए फाई की वैल्यू हमें पहले से पता है, क्योंकि जब हम स्टडी कर रहे थे करंट और ईएमएफ के बीच में रिलेशनशिप एलसीआर सर्किट के एसी सर्किट्स में, तो वहाँ हमने आपको बताया था फाई पता है तो फिर हम कोस फाई की वैल्यू वहाँ से निकाल सकते हैं। और फिर अगर हमें पावर फैक्टर पता चल जाए तो फिर हम ट्रू पावर या फिर एवरेज पावर भी निकाल सकते हैं। और ये दोनों चीज़ें पता हो तो फिर वर्चुअल पावर की वैल्यू भी वहाँ से फाइंड आउट की जा सकती है। तो चलिए स्पेशल केस हम लोग करते हैं, इसमें एक एक करके सिंपलेस्ट केस लेके चलेंगे सबसे पहले हम, और वो केस हमारा है ये पावर फार्मूला आप जानते ही हैं, दिस इज़ द फार्मूला हियर। और जो वैल्यू लेके चले थे ये भी आपको पता है, ई की वैल्यू हम लोग क्या लेके चले थे, ई नोट साइन ओमेगा टी प्लस फाई, और आई क्या था हमारे पास यहाँ पर, आई नोट साइन ओमेगा टी। ये देखिए ये इक्वेशन नंबर 2 हम लोग लेके चले थे। तो प्यारे बच्चों अब आप देख सकते हैं यहाँ पर कि हम स्पेशल केस यानी अलग अलग केसेस में जितने भी केस अभी तक हमने स्टडी किए हैं उनको बात करते हैं। सबसे पहला केस हम ले रहे हैं कि अगर एसी सर्किट हैविंग रेजिस्टेंस ओनली, जिसमें खाली रेजिस्टेंस होता है, यानी एसी सर्किट हैविंग या विद रेजिस्टेंस ओनली, मतलब जिसमें खाली रेजिस्टेंस होता है, यानी कि आर एल और सी नहीं है, खाली क्या है, रेजिस्टेंस। जब प्योर रेजिस्टेंस था तो प्यारे बच्चों उस समय दोनों के बीच में फेस रिलेशन कितना आया था, ये था ई नोट साइन ओमेगा टी और ये था आई नोट साइन ओमेगा, यानी फेस रिलेशनशिप में जो फेस डिफरेंस था वो 0 आया था। दोनों there was no phase difference between current and EMF in case of the pure resistance AC circuit, तो वो phi 0 था। तो यहाँ जब phi 0 है तो फिर यहाँ से पावर फैक्टर जो है वो हम निकाल सकते हैं। पावर फैक्टर जो आएगा वो कितना है वो आप जानते हैं, वो होता है cos phi, और cos phi की वैल्यू यहाँ से रख दीजिए, cos 0 होता है, और cos 0 जब होता है इसकी वैल्यू आप पहले से ही जानते हैं, cos 0 कितना होता है, 1 होता है। तो फिर हमारी इक्वेशन 3 जो है, तो पावर फैक्टर प्योर रेजिस्टेंस एसी सर्किट में अलग से कोई पूछे किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में कि व्हाट इज द पावर फैक्टर इन केस ऑफ प्योर रेजिस्टेंस एसी सर्किट, आपको बता दें 0, 1.5 वगैरह इन नन ऑफ दी, जिस टाइप से ऑप्शंस दे करके, तो आपको पता होना चाहिए पावर फैक्टर प्योर रेजिस्टेंस एसी सर्किट के केस में 1 होता है। और पावर फैक्टर जैसे ही हमें पता चल जाए तो फिर हम यहाँ से इक्वेशन 3 जो है वो ट्रू पावर, जिसको हम एवरेज पावर कहते हैं, वो भी निकल सकती है, एंड इट इज इक्वल टू ई वी इंटू आई वी। दिस इक्वेशन गिव्स दी एवरेज पावर कंजम्पशन इन केस ऑफ द प्योर रेजिस्टेंस एसी सर्किट। और वी नोट दैट ये बहुत ज़्यादा होती है वैल्यूज, वर्चुअल वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग ईएमएफ एंड वर्चुअल वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट, तो फिर ये ज़्यादा के है। और इसीलिए हम कह सकते हैं कि क्योंकि पावर फैक्टर बहुत ज़्यादा होता है इसलिए पावर कंजम्पशन भी बहुत ज़्यादा होती है प्योर रेजिस्टेंस एसी सर्किट के केस में। जैसे जिन बल्ब्स में जो येलो बल्ब होते हैं,
हीटर है उसमें रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है तो उसमें पावर कंजम्पशन बहुत ज़्यादा होती है, तो आप कह सकते हैं कि उनका पावर फैक्टर ज़्यादा होता है. सो देयर इज नेट पावर लॉस टेक्स प्लेस इन केस ऑफ प्योर रेजिस्टेंस एसी सर्किट. तो ये चीज़ आपने देखी बेटा. यही चीज़ देखिए अब हम लोग देखते हैं कि अगर ये एसी दूसरा केस कर लेते हैं, एसी सर्किट विद प्योर इंडक्टर ओनली, मान लो उसमें एल लगा हुआ खाली विद इंडक्टर ओनली. ये इस तरीके से हो सकता है कि जैसे ये एक इंडक्टर कॉइल है बस, और कोई चीज़ इसमें है नहीं, और ये एसी सोर्स, दिस इज एल और दिस इज द अल्टरनेटिंग करंट हम इसमें लेके चलते हैं. और अल्टरनेटिंग करंट ये लेके चले थे और ईएमएफ ये आता है. और यहाँ पर हमने फाई की वैल्यू निकाली थी, कितनी थी? यहाँ फाई था, इंडक्टर के केस में फाई था 90 डिग्री. क्योंकि ये प्लस में है तो आप देख रहे हैं यहाँ ओमेगा टी प्लस 90 डिग्री आ जाएगा तो करंट क्या है? पीछे रहता है. हमने क्या देखा था कि इन केस ऑफ प्योर इंडक्टर एसी सर्किट the current lags behind the EMF by a phase angle pi by 2. cos phi is equal to cos 90. हर एक केस में हम लोग ये स्टडी करेंगे, सारे में रेजिस्टेंस होगा. तो मैं यहाँ रेजिस्टेंस की बात इसलिए कर रहा हूँ कि ये जो इंडक्टर है या तो ये प्योर इंडक्टर है तब तो फेस डिफरेंस पाई बाई 2 होगा, लेकिन क्योंकि ये कॉपर वायर का बना होता है तो एक तरह से प्रैक्टिकली अगर हम देखते हैं तो ये आरएल सर्किट होता है, इसका अपना कुछ रेजिस्टेंस भी होता है. खैर उसकी हम थोड़ी देर बाद स्टडी करेंगे. फिलहाल हम कर रहे हैं बात प्योर इंडक्टर एसी सर्किट, तो वहाँ पर हम रेजिस्टेंस को नेग्लिजिबल मान के चलते हैं. और ये कोस फाई और कोस 90 कितना होता है बेटे? 0 होता है. तो अब आपने देखा कि पावर फैक्टर इन केस ऑफ प्योर इंडक्टर इज 0. और अगर पावर फैक्टर 0 है तो फिर हमारी जो एवरेज पावर कंजम्पशन है वो कितनी हो जाएगी? क्योंकि कोस फाई की वैल्यू 0 है तो एवरेज पावर भी 0 हो जाएगी. ये देखिए बेटे, इसका मतलब ये है पावर फैक्टर. पावर फैक्टर ये है 0. एवरेज पावर कंजम्पशन कितनी है? वो भी 0 है. तो हम लोग क्या लिखेंगे यहां पर कि इलेक्ट्रिक करंट कंज्यूम नो पावर in case of pure inductor AC circuit. So it is called wattless current. इसे हम क्या कहते हैं? wattless current. अगर ये प्योर इंडक्टर एसी सर्किट है तो इस तरीके से आपने यहाँ ये पॉइंट देखा. अब मैं एक और स्पेशल केस करते हैं. अगर एसी सर्किट में प्योर कैपेसिटर लगा हुआ हो, ये देखिए, यानी कि अब जो मैं बात करने जा रहा हूं तो उसमें क्या आता है, यानी कि तीसरा केस कर रहे हैं अब हम यहां पर एसी सर्किट विद प्योर सी ओनली, जिसमें खाली कैपेसिटर लगा हुआ है. तो प्यारे बच्चों, जब कैपेसिटर लगा हुआ है यानी कि ना आर है ना एल है, प्योर कैपेसिटर है, तो हमारा सर्किट कुछ इस तरीके से होगा. ये देखिए, और आपने देखा था पिछले उस वीडियो में, उस लेक्चर में अच्छी तरीके से आपने पढ़ा था कि यहाँ पर जो फाई की वैल्यू आई थी प्योर, ये माइनस में होता है, यानी कि जो फाई की वैल्यू होती है वो माइनस पाई बाई 2 है. यहाँ जब माइनस करेंगे तो इसका मतलब करंट आगे हो गया. इलेक्ट्रिक करंट लीड्स द ईएमएफ बाई ए फेस एंगल पाई बाई 2 इन केस ऑफ प्योर कैपेसिटर एसी सर्किट. वो चीज़ आपने यहाँ देखी. तो प्यारे बच्चों, तो पावर फैक्टर कितना हो जाएगा वो हमें निकालना था. पावर फैक्टर कोस फाई होता है और कोस 90 डिग्री कितना होता है बेटे? ये भी 0 ही होता है. इसका मतलब ये हुआ कि पावर फैक्टर इन केस ऑफ प्योर कैपेसिटर एसी सर्किट इज 0. इलेक्ट्रिक करंट कंज्यूम्स नो पावर इन केस ऑफ प्योर कैपेसिटर एसी सर्किट एंड इट इज कॉल्ड वाटलेस करंट. वाटलेस करंट कई बार पूछ लिया जाता है कि व्हाट डू यू मीन बाय द वाटलेस करंट. अब अगर हम एवरेज पावर की बात करें तो ये इस फार्मूले, क्योंकि कोस फाई जो कि पावर फैक्टर होता है वो कितना है यहाँ पर? 0. तो एवरेज पावर कंजम्पशन कितनी हो जाएगी? इट इज कम्स आउट टू बी 0. ये देखिए,
तो हमने देखा प्योर इंडक्टर और प्योर कैपेसिटर के केस में एवरेज पावर कंजम्पशन 0 आती है क्योंकि पावर फैक्टर 0 होता है, जबकि प्योर रेजिस्टेंस के केस में पावर फैक्टर 1 यानी कि बहुत ज़्यादा होता है, मैक्सिमम होता है, इसलिए नेट पावर कंजम्पशन टेक्स प्लेस इन केस ऑफ प्योर रेजिस्टेंस एसी सर्किट। तो प्यारे बच्चों, ये तो अभी हम बात कर रहे थे, बहुत ही सिंगल केस लिया था हमने। अब कोई एक और केस लेते हैं, एसी सर्किट विद रेजिस्टेंस एंड इंडक्टर ओनली। अब इसमें दो चीज़ें लगा दी हैं बेटे। नेक्स्ट केस हम जो ले रहे हैं कि एक रेजिस्टेंस है, एक इंडक्टर, यानी ये दोनों है, कैपेसिटर यहाँ नहीं है। ये कुछ सर्किट इस तरीके का है, एक रेजिस्टेंस है और एक इंडक्टर है, और ये एक एसी सोर्स के साथ इस तरीके से जुड़ा हुआ है। ये R और ये L, और यहाँ हम इसे कहते हैं RL एसी सर्किट। और ये भी जब हमने किया था तो फिर यही वैल्यू आई थी हमारी अल्टरनेटिंग करंट और EMF, लेकिन फाई की वैल्यू कितनी होगी, क्योंकि इस बार रेजिस्टेंस भी है और इंडक्टर भी है। तो टोटल जो हमारे पास फाई का फेज डिफरेंस आया था वो हम निकाल सकते हैं। इम्पेडेंस ट्राइंगल भी हमने वहाँ निकाली थी। ये देखिए, मैं अब बता देता हूँ क्योंकि ये RL सर्किट है। ये देखिए, ये फाई है और ये था ओमेगा L और ये है R। और क्योंकि ये इट इज़ द राइट एंगल ट्राइंगल एंड सो द इम्पेडेंस कितना हो जाएगा यहाँ पर, R का स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर L स्क्वायर, ये हो गया। और यहाँ से जो फेज डिफरेंस आया था ये फाई की वैल्यू, क्योंकि अलग होगी, इसमें कंट्रीब्यूशन रेजिस्टेंस का भी है और रिएक्टेंस ड्यू टू इंडक्टर का भी है। तो जो रिएक्टेंस ड्यू टू इंडक्टर हमारे पास आया था वो ये है, रेजिस्टेंस दोनों के क्या, तो यहाँ से हम टेंजेंट फाई निकाल सकते हैं। क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस ओमेगा L बाई R। ये देखिए, यहीं से पावर फैक्टर भी निकल सकता है। व्हाट इज द पावर फैक्टर हियर, बताइए बेटे। यहां से पावर फैक्टर जब हम निकालेंगे तो पावर फैक्टर क्या होता है, कोस फाई। पावर फैक्टर ये कोस फाई तो है, तो इस ट्राइंगल से आप कोस फाई की वैल्यू निकाल दीजिए। बताइए क्या होगी, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस कितना है R और हाइपोटेन्यूज कितना है, आप देख सकते हैं यहाँ पर R स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर L स्क्वायर, ये है। दिस इज द पावर फैक्टर। एंड जब हमें एक बार पावर फैक्टर का पता चल जाए, ये है पावर फैक्टर इन केस ऑफ रेजिस्टेंस इंडक्टर एसी सर्किट, तो इस पावर फैक्टर की वैल्यू जो है यहाँ पर रख दिए, आपके पास एवरेज पावर का फार्मूला आ जाएगा। सो P एवरेज इज इक्वल टू, ये देखिए बेटे क्या हो जाएगा, EV इंटू IV। ये तो है ही वर्चुअल पावर है, और ये पावर फैक्टर की जो वैल्यू है वो हम लिख देते हैं इंटू R डिवाइडेड बाय, ये देखिए बेटे, R स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर L स्क्वायर। तो दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ एवरेज पावर इन केस ऑफ रेजिस्टेंस इंडक्टर एसी सर्किट। तो इसको आप इस तरीके से स्टडी कर सकते हैं। नेक्स्ट केस अगर हम ये लें कि भाई इंडक्टर के स्थान पर अगर कैपेसिटर हो तो उसे हम RC सर्किट कहेंगे, यानी कि वो जो सर्किट हमारे बनेगा वो ये बन जाएगा, ये देखिए। तो इस पूरे सिस्टम को एक बार फिर से हमें रिपीट करना होगा। ये देखिए, कोई मुश्किल नहीं, बहुत अच्छी तरीके से, फिजिक्स जितना इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट जो है कोई नहीं है। बहुत ही सिस्टेमेटिक वे से अगर एक बार आप इसको समझ जाते हैं, थ्रू आउट लाइफ आप भूल नहीं पाएंगे। बट शर्त यही है कि बड़े मन से, ध्यान से एक बार तो आपको इसको सुनना होगा और फिर इसको लिख के देखना होगा, और फिर देखिए आपका कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो बढ़ जाता है, और फिर आप थ्रू आउट लाइफ फिजिक्स के इन कॉन्सेप्ट्स को नहीं भूल पाएंगे। अभी हम बात कर रहे थे RC ओनली। नेक्स्ट केस हम ले रहे थे ये एसी सर्किट हैविंग रेजिस्टेंस एंड कैपेसिटर। ये देखिए, और इस केस में भी EMF एंड करंट यही वैल्यूज आई थी हमारे पास जब हमने RC सर्किट स्टडी किया था। पिछले वीडियो में आपने अच्छी तरीके से पढ़ लिया होगा, और वहाँ पर फिर हमारी जो इम्पेडेंस ट्राइंगल आई थी वो कैसी बनी थी वो भी आपने देखी थी वहाँ पर, और वो है ये फाई था। वहाँ पर इस बार ये 1 और ओमेगा C और यहाँ पर रेजिस्टेंस, और ये देखिए दिस इज़ दी R स्क्वायर प्लस 1 और
ओमेगा स्क्वायर सी स्क्वायर, ये वैल्यूज आ गई। यहीं से हम ये जो टेंजेंट फाई है वो निकाल सकते हैं, और ये कितना आ गया, टेंजेंट फाई हो गया परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि 1 और ओमेगा सी डिवाइडेड बाई आर। यहाँ से हम पावर फैक्टर भी निकाल सकते हैं, और वो पावर फैक्टर देखिए हमारा कितना होगा, पावर फैक्टर, और ये आया था कोस फाई, एंड कोस फाई इजकल टू इसी इम्पीडेंस ट्राइंगल से हम कोस फाई की वैल्यू निकाल सकते हैं, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी कि आर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर प्लस 1 ओमेगा स्क्वायर सी स्क्वायर। न्यूमेरिकल्स के अंदर भी अगर आरसी सर्किट आपको दिया हुआ है और पावर फैक्टर निकालना है तो फिर ये है वो फार्मूला, क्योंकि वहाँ रेजिस्टेंस भी दिया हुआ है और रिएक्टेंस ड्यू टू कैपेसिटर क्योंकि सी की वैल्यू दे रखी होगी, तो आप निकाल लेंगे। हम जब न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करेंगे तब हम इनकी बात करेंगे। तो फिर अब हमारे पास ये पावर फैक्टर आ गया। दिस रिलेशन गिव्स द पावर फैक्टर इन केस ऑफ प्योर रेजिस्टेंस कैपेसिटर एसी सर्किट्स। और अब हम बात कर रहे हैं, जब हमें पावर फैक्टर का पता चल जाए तो फिर हम एवरेज पावर यानी कि ट्रू पावर भी डिटरमाइन कर सकते हैं। कैसे, ये देखिए, ये पी एवरेज हमें दे रखी है और ये वर्चुअल पावर है इसकी, दिस इज, और पावर फैक्टर के स्थान पर हम वो वैल्यूज रख देंगे, आर डिवाइडेड बाय, ये देखिए, आर स्क्वायर प्लस 1 और ओमेगा स्क्वायर सी स्क्वायर। दिस इक्वेशन गिव्स द average power in case of RC circuit or the circuit having resistance and capacitor। तो ये एक्सप्रेशन आया। चलिए अब हम लास्ट रिजल्ट है ये देख लेते हैं कि अगर ये तीनों एक साथ हों तो वो रिजल्ट तो आप जानते ही हैं जिसकी हम बात कर रहे थे, LCR सीरीज सर्किट, एवरेज पावर। ये नेक्स्ट रिजल्ट्स जो मर्जी कम्बिनेशन, जब हमें ई और आई की वैल्यूज पता होगा तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं आएगी। ये देखिए, एवरेज एसी सर्किट हैविंग रेजिस्टेंस हैविंग L, C एंड R, तीनों चीजें इसमें हैं, यही है। और प्यारे बच्चों, जब LCR सर्किट हमने स्टडी किया था तब बताया था कि उसकी जो इम्पीडेंस ट्राइंगल है वो क्या होगी, वो देखिए आप, दिस इज द इम्पीडेंस ट्राइंगल, और ये था ओमेगा L माइनस 1 और ओमेगा C, और ये R, और यहाँ पर आप देख सकते हैं R स्क्वायर, वही राइट एंगल ट्राइंगल ये बन चुकी है, इसे इम्पीडेंस ट्राइंगल फॉर LCR सर्किट हम कह रहे हैं। ओमेगा L माइनस 1 और ओमेगा C का होल स्क्वायर। ये यहाँ से टेंजेंट फाई की वैल्यू अगर हम देखना चाहें तो वो क्या होगी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और आप इस तरह से लिखेंगे ओमेगा L माइनस 1 और ओमेगा C और डिवाइडेड बाई R, इस तरीके से आप लिख सकते हैं। अब बात करते हैं कि भाई इसका पावर फैक्टर कितना होगा, तो ये देख लीजिए, पावर फैक्टर तो कोस फाई होता है, ये देखिए, ये कोस फाई ही तो पावर फैक्टर है, तो कोस फाई की वैल्यू कितनी होगी, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी कि R डिवाइडेड बाय दिस R स्क्वायर प्लस ओमेगा L माइनस 1 और ओमेगा C का स्क्वायर। इस तरीके से आप लिख सकते हैं। और जैसे ही हमें पावर फैक्टर का पता चल जाए और वर्चुअल पावर हमें पता हो तो फिर हम ट्रू पावर या फिर इसे हम एवरेज पावर भी कहते हैं वो भी निकाल सकते हैं। तो एवरेज पावर उस केस में कितनी हो जाएगी, इट इज इक्वल टू EV इंटू IV, और साथ में हमारे पास पावर फैक्टर का कॉन्सेप्ट दिया हुआ है, हम वो भी लिख देते हैं, R डिवाइडेड बाय R स्क्वायर प्लस ओमेगा L माइनस 1 और ओमेगा C का होल स्क्वायर। ये कुछ इस तरीके से आप लिख सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, इस तरीके से हमने दो पार्ट्स में एवरेज पावर इन एसी सर्किट्स को स्टडी किया है। अगर किसी स्टूडेंट ने दोनों लेक्चर, हमारे लाइव लेक्चर और ये वीडियो देखा है, पढ़ लिया है अच्छी तरीके से, तो उसका जो कोई भी डाउट्स, मुझे नहीं लगता कि LCR सर्किट से संबंधित जो एवरेज पावर कंजम्पशन इन एसी सर्किट से रिलेटेड जो डाउट्स हैं वो सभी क्लियर हो गए होंगे। फिर भी अगर आपके कोई डाउट्स इससे संबंधित रह गया है तो आप मुझे
कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं, लाइक या डिसलाइक जैसा भी है आप ज़रूर करें। इससे भी हमें आपको पढ़ाने में, बताने में एक और अंदर से एक एनर्जी मिलती है, और अपने अंदर जो मॉडिफिकेशन होता है आपके अकॉर्डिंग, क्योंकि हमारा मेन एम होता है आपको सिखाना, तो वो तभी होता है कि अगर आपको अच्छा लगता है तो इसको आगे दूसरे स्टूडेंट्स के पास भी भेजें ताकि वो भी इसका बेनिफिट उठा सकें। और अगर कोई और कमेंट्स आपको इस रिलेटेड चाहिए, इसके इम्प्रूवमेंट से संबंधित, तो वो भी हमें बताएं। तो प्यारे बच्चों, ये तो थे एसी सर्किट कुछ बेसिक थ्योरी। चलिए, आपने सीखा कितना है? कुछ न्यूमेरिकल्स भी इससे रिलेटेड हम लोग कर लेते हैं। न्यूमेरिकल बहुत इजी होते हैं एलसीआर सर्किट के ऊपर या पावर कंजम्पशन के ऊपर, तो वो बात अब हम कर लेते हैं। देखिए, न्यूमेरिकल्स बहुत इंपॉर्टेंट इस तरीके से लिख देते हैं कई बार कि कोई कहता है कि फाइंड दी न्यूमेरिकल क्वेश्चन। देखिए बेटे, अगर आपने पढ़ा है, कंसेप्ट को समझा है तो बहुत अच्छी चीज। फाइंड दी एवरेज पावर इन एसी सर्किट हैविंग ई, ये दिया हुआ है बेटे 300 और साइन ओमेगा टी प्लस 90, और आई जो दिया हुआ है ये दिया हुआ है 10 इंटू साइन ओमेगा टी। हमें एवरेज पावर यहाँ से निकालनी है। और बेटे, एवरेज पावर का फार्मूला आपको पता है, हमें ई भी चाहिए, आई भी चाहिए और कोस फाई की वैल्यू चाहिए। तो चलिए देखते हैं। और ये क्या होती है, अगर हम कंपैरिजन करते हैं इस इक्वेशन से, तो व्हाट इज ई हियर, ये है 300, यानी कि ई नोट कितनी है यहाँ पर 300 वोल्ट, ये वोल्ट में आ गया। और आई नोट कितना है वो भी आप देख सकते हैं, आई नोट इक्वल टू 10 एम्पियर। और हमें क्या चाहिए, ई वी, आई वी और कोस फाई, तभी तो हम एवरेज पावर निकालेंगे। चलिए, ई वी कितना होगा यहाँ से वो भी आप देख सकते हैं, ई वी इजिकल टू ई नोट रूट 2, और ये कितना है ये आप देख सकते हैं 300 डिवाइड बाय रूट 2, और ये हम इससे वैल्यूज निकाल लेंगे, इतनी वोल्ट आ जाएगी जो भी। और आई वी कैसे आएगी वो भी आप देख सकते हैं, ये आ जाएगी 10 डिवाइडेड बाई 2 एम्पियर। और ये तमाम वैल्यूज, और फाई कितना बेटा यहाँ पर, इन दोनों को कंपैरिजन कर सकते हैं। फाई यहाँ पाई बाई 2 है, तो फिर कोस फाई कितना हो जाएगा, कोस फाई इजिकल टू कोस पाई बाई 2, और आप जानते हैं कोस पाई बाई 2 तो 0 होता है। ये तो फिर कोई प्रॉब्लम ही सोल्व हो गई कि एवरेज पावर कंजम्पशन हमारे पास कितनी आएगी बेटे यहाँ पर, इट इज इक्वल टू 0। तो दिस इज द आंसर। कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, फार्मूला पता होना चाहिए, और फिर थोड़ी सी कैलकुलेशन करके आसानी से उस न्यूमेरिकल को किया जा सकता है। लोग कर सकते हैं, बिल्कुल एवरेज पावर पर आधारित है। फाइंड दी पावर, वीडियो को रोक करके इस न्यूमेरिकल को आप करें, बहुत आसानी से आप देखेंगे कि आप कर सकेंगे। जब कुछ क्वेश्चंस आप करेंगे तो आपका जो आत्मविश्वास है वो बढ़ता है, फिर आप और ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे, और धीरे धीरे जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो फिर परफेक्शन की तरफ जाएंगे। फिर चाहे कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो या बोर्ड एग्जाम्स हो, आप टॉप पर मिलेंगे। तो देखिए, देखते हैं। फाइंड द पावर कंज्यूम्ड इन ए सर्किट हैविंग रेजिस्टेंस 30 ओम। तो जो गिवन चीज़ें हैं बेटे वो लिखते चली जाइए। हैविंग रेजिस्टेंस 30 ओम इन सीरीज विद एन इंडक्टेंस, एल जो दिया हुआ है 40 ओम, ये है, विद पीक करंट, ये देखिए आई नोट की जो वैल्यू दे रखी है वो 1 एम्पियर है, जबकि पीक वोल्टेज जो है ई नोट जो है वो है 220 वोल्ट। ये चीज़ आपको दे रखी है, और हमें चाहिए ये। तो सबसे पहले हमें कोस फाई की वैल्यू चाहिए आरएल सर्किट के लिए। प्यारे बच्चों, देखिए कोस फाई के मामले में मैंने आपको बताया था, ये देखिए ये हमारे पास इम्पीडेंस ट्राइंगल है, जबकि ये क्या है, ये है ओमेगा एल और ये आर है, और ये जो चीज़ आप देख रहे हैं आर स्क्वेयर प्लस ओमेगा स्क्वेयर और एल स्क्वेयर, ये यहाँ से आप कोस फाई की वैल्यू निकाल सकते हैं। देखिए कैसे करेंगे कोस फाई की वैल्यू वो देख लीजिए। कोस फाई
cos phi क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज 1 अपॉन, ये देखिए बेस तो क्या है, r है, हमने r लिख दिया है, और नीचे है r स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर। लेकिन ये हमें पता होना चाहिए ये वाली वैल्यू कितनी होगी, वो आप रख सकते हैं। r की वैल्यू आप पहले से जानते हैं कितनी है, रेजिस्टेंस इज गिवन हियर 30 ओम, तो हम यहाँ पर 30 लिख देते हैं। नीचे ये देखिए 30 का स्क्वायर, और साथ में कि ये भी रेजिस्टेंस है, इंडक्टर रेजिस्टेंस जो है यहाँ पर 40 है, तो 40 का स्क्वायर कर देंगे आप यहाँ पर, और इसको थोड़ा सा सोल्व कर दीजिए। 30 डिवाइडेड बाई 900 प्लस 1600, यानी कुछ इस तरीके से आपने इसको कर लिया है, और फिर हमारे पास cos phi की वैल्यू आ गई। और ये कितना आ गया 30, और नीचे कितना है 25 स्क्वायर आ जाएगी। यहाँ पे ये देखिए अंडर रूट 2500, और ये हो जाएगा 30 डिवाइड बाई 50, और जब हम इसको करेंगे तो ये लगभग 0.6 के करीब आ जाएगा। पावर फैक्टर मैंने कहा था ना, पावर फैक्टर 0 और 1 के बीच में लाई करता है, तो इस केस में ये 0.6 आ गया। cos phi की वैल्यू हमें पता चली, cos phi पता चल गया, एक E भी पता होना चाहिए, एक I भी पता होना चाहिए, वर्चुअल वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग EMF एंड वर्चुअल वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। इन दोनों वैल्यूज को अब हम रख देते हैं। ये देखिए अब ये रिलेशन हमारे पास कितना हो जाएगा वो देख लीजिएगा। ये देखिए P एवरेज, जो जिसको हम एवरेज पावर कहते हैं, ये कितना हो जाएगा EV। ये कैसे निकालेंगे, क्योंकि पीक वैल्यू दे रखी है, और पीक वैल्यू को जब हम √2 से डिवाइड कर देते, ये देखिए, और ये IV हो जाएगी, और ये cos phi, ये सब कुछ तो हमें पता है। पीक वैल्यू कितनी है EMF की 220, तो 220 बाई √2 इंटू फिर क्या है I0 कितना है 1, दैट इज आल्सो √2, और ये है मल्टीप्लाई बाई 0.6, 220, और इसको जब हम लोग सोल्व कर देंगे तो आप देख सकते हैं 1 इंटू 0.6, बेटे इसको सोल्व कर लीजिए, 2 से ये जब इसको कैंसिल कर देंगे, और इसको भी हम 6/10, और 10 से 10 ये कैंसिल हो जाएगा, और जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगी हमारे पास 66 वाट। तो प्यारे बच्चों, इस तरीके से आप बहुत से न्यूमेरिकल्स कर सकते हैं, आप जो कि आपके लिए बोर्ड एग्जाम्स के साथ साथ जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देते हैं, चाहे वो IIT हो, PMT हो, या कोई भी एग्ज़ाम आप देने चाहते हैं जिसमें फिजिक्स इन्वॉल्व होती है, तो वो सभी में आप ज़रूर क्वेश्चंस कर पाएंगे। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आज के इस लेक्चर में आपने एवरेज पावर इन AC सर्किट्स के बारे में बहुत कुछ सीखा होगा, और अगर आपको ये सब कुछ अच्छा लगा है तो इसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जल्दी ही हम एक और महत्वपूर्ण जो AC सर्किट्स पर है कुछ न्यूमेरिकल्स हम लोग करेंगे। साथ में नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर रहेगा वो ट्रांसफार्मर, यानी AC डिवाइसेस जो हैं, ट्रांसफार्मर, और फिर जनरेटर्स, और फिर कुछ कंपटीशन और बोर्ड एग्जाम से संबंधित क्वेश्चंस एंड न्यूमेरिकल्स क्वेश्चंस की बात करेंगे। उन पर भी हम आपसे बातें करेंगे, आपके डाउट्स भी लेंगे। तो इसी आशा और विश्वास के साथ कि आप हमारे अपने इस चैनल के साथ जुड़े रहेंगे और ज़रूर फ़ायदा उठाएंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस लेक्चर में लास्ट तक जुड़े रहने के लिए। थैंक यू वेरी मच।